हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम फ्रांस की क्रांति देख रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट आपने अगर ना देखा हो तो ज़रूर देख लें, उसके आगे का वीडियो है ये। क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति होती है वो 4 चरणों में होती है, तो उसको देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पहले जाकर उसको देख लें, उसके बाद इसको फिर से देखें, और अगर आप इसको देखना चाहें तो देख लें, दोबारा जाकर समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब में कौन लोग शामिल थे? तो जैकोबिन क्लब जब 1791 में संविधान बनता है वहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे क्लब होते हैं। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना, तो इनमें बहुत सारे क्लब थे। तो एक का नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये पार्टी थी। इसमें कौन से लोग थे? तो ये जो नीचे तबके के लोग थे ना, सबसे गरीब थे या चुनिंदा लोग थे, जैसे मोची हो गया, नाई हो गया, शॉपकीपर हो गए, ऐसे छोटे छोटे लोग थे इसमें, इनसे बना हुआ था। और इनका नेता था रॉबर्सपियरे। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्सपियरे को गिलोटिनाइज कब किया गया? तो इसका शासन हो जाता है जब 1792 के बाद। तो रॉबर्सपियरे, तो इसने एक गिलोटिन करने के मतलब एक प्रथा चलाई थी। इसमें 2 खंभे होते हैं ऐसे, इसमें ऊपर से ऐसे कुछ धारदार ऐसे तलवार जैसे आती है, नीचे यहाँ पर ऐसे उस व्यक्ति की मतलब गर्दन रखी हुई है, वो हिला डुला नहीं सकता, ऊपर से ये आई ऐसे खच्चे से ख़त्म, ऐसे ये मारने की प्रथा। और ये खुलेआम ऐसे चौराहे पर दिया जाता था ताकि सब लोग देखें, मतलब इतना क्रूर था ये। तो बाकी गरीबों के बीच से आया था, लोगों को इससे बहुत सारी उम्मीदें थी, पर ऐसा होता नहीं कि जो जैसा बोलता है वैसा ही करे। लोग तो कह देते हैं हम विकास कर रहे हैं, पता नहीं कब विकास होगा ना, ऐसे ही लोग होते हैं। तो खैर, जब लोगों को समझ में आया तो इसको भी उसी गिलोटिन पर चढ़ाया गया, और ये होता है 1794 में। ओके, तो 1794 के बाद अब क्या होगा वहाँ पर? तो अब फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है 1794 से 70। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप डेट के साथ याद रखोगे तो थोड़ा सही से आप समझ पाओगे कि हाँ क्या क्या हुआ। तो 1791 में हमने देखा संविधान बना, उसके बाद 1792 से 93 से 94 तक ये रॉबर्सपियरे रहता है। फिर 94 से 99 तक क्या होता है, वहाँ पर डायरेक्टरी का शासन रहता है। इसके 99 के बाद आता है नेपोलियन। ओके, खैर ये क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में दास प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम तो इसने किया था, रॉबर्सपियरे ने। देखिए, जब संविधान बना था ना वहाँ पर, तो संविधान में बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे समझदार थे, मतलब व्यापारी थे, बड़े लोग थे ना, तो वो क्यों चाहेंगे कि दास प्रथा अंत हो? मतलब वो चर्चाएं चलाते थे, बैठकें होती थी, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकलता था। लेकिन जब ये रॉबर्सपियरे, क्योंकि ये गरीबों के बीच से निकला हुआ था, तो इसने महसूस किया कि हाँ दास प्रथा को रोकना चाहिए, तो इसने प्रयास सबसे पहले किया था। अगला, महिलाओं को वोटिंग राइट फ्रांस में कब मिला? तो महिलाओं को वोटिंग राइट फ्रांस में मिलता है 1946 में जाकर, और संविधान का बनता है आपको पता ही होगा 1791 में। लेकिन वोटिंग राइट कितना लंबा संघर्ष किया होगा उन महिलाओं ने वहाँ पर, है ना। अगला देखिए, ओलंपे द गूज कौन थी? तो ये एक पत्रकार और क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हित को और उनके मतलब महिला समूह को लेकर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही थी। तो जो रॉबर्सपियरे था ना, इनको भी गिलोटिन पर चढ़ा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई बोले। जो तानाशाह होता है ना, वो कभी पसंद नहीं करता कि उसके खिलाफ कोई बोले। लेकिन अगर आप किसी भी समाज में हो, जैसे आप कोई भी राजा है, लोग तो राम को भी नहीं छोड़ते थे, है ना। तो वही बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ जो बोल देता था उसको क्या कहता? देशद्रोही ऐसे होते हैं मोनार्क जो होते हैं, तानाशाह। अब यहाँ पर शुरू हो जाता है नेपोलियन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप समूह में हुआ था इसका जन्म। कोर्सिका द्वीप समूह की राजधानी थी अजासिये में इसका जन्म होता है। अगला है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 15 अगस्त, कभी कभी पूछ लेता है ना, 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी इसी वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप सुना करिए ध्यान से। 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो जाता है और वहाँ से आ जाता है नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन प्रथम चांसलर कब बना? तो ये 1799 में ही प्रथम चांसलर बन जाता है। अगला, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? तो नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे जिनको अभी भी देखा जाता है फ्रांस में।
तो 1800 में उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन थी, जो जोजेफाइन, उनको तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उससे शादी कर ली थी। तो उसका नाम क्या है? तो ये मोरिया लुइसा या मोरी लुइसा कहते हैं इनको, इससे शादी कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि जो जोजेफाइन थी उनको कोई संतान नहीं थी इसलिए। अगला, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीटली आप देख कर जाइएगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है। आप सर्च कर लेंगे गूगल से तो वहाँ भी दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट की थी उसने। अगला, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को 1813 में पराजित कर कहाँ भेजा? तो ये 1813 में जो होता है बैटल ऑफ लिपजिंग, तो उसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? एल्बा के टापू में। फिर वहाँ से वो भाग जाता है और जाकर दोबारा फ्रांस का राजा बन जाता है। इसके बाद होता है वाटरलू, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वाटरलू का युद्ध कब होता है? तो ये वाटरलू का जो युद्ध है वो होता है 18 जून 1815 को। इसमें वो हार जाता है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि नेपोलियन का जो शासन है फ्रांस से वो समाप्त हो जाता है। किस में से? किस युद्ध से? तो वाटरलू के युद्ध से। नेपोलियन बोनापार्ट की मौत कहाँ पर होती है? ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 1821 में उसकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? तो सेंट हेलेना में। जब उसको 1815 में हरा दिया गया वाटरलू के युद्ध में, तो उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि वहाँ की जो आबो हवा थी वो उसको सूट नहीं कर रही थी, इसलिए मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर उसको जहर दिया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं उसके पेट में कुछ कैंसर था। खैर, वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। महाद्वीपीय संस्था का सूत्रपात किया था, तो एक महाद्वीपीय संस्था का सूत्रपात किया था नेपोलियन ने। तो इससे क्या किया करता था? वो जो व्यापार है, जो सामान, जैसे हमारे यहाँ बहिष्कार हो रहा था ना अंग्रेजी वस्तुओं का, तो वहाँ पे जो इंग्लैंड की जो वस्तुएं आती थी, जो वाणिज्य व्यापार हो रहा था, उसका बहिष्कार करने के लिए इस महाद्वीपीय संस्था का सूत्रपात किया था नेपोलियन ने। अगला है वियना कांग्रेस समझौता। कब हुआ? तो बिल्कुल ये वाटरलू के युद्ध के बाद होता है 1815 में। दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये मापतौल की जो प्रणाली होती है, दशमलव प्रणाली, ये फ्रांस की देन है। तो इनमें फ्रांस नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप हल किया करें। इटली के एकीकरण का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के एकीकरण का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि इटली पर शासन था, अधिकार कर लिया था ऑस्ट्रिया ने, और इसने ऑस्ट्रिया के अधिकार को समाप्त कर दिया था नेपोलियन ने। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद फ्रांस में किस राजवंश को पुनः स्थापित किया गया? तो जो वियना कांग्रेस समझौता होता है ना, उसमें वो जो बर्बन राजवंश था ना इससे पहले, जिसमें से वो लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था, उसको। ओके, अगला है, नेपोलियन ने इटली पर ऑस्ट्रिया के अधिकार को कब समाप्त किया? तो इसने 1796 में ही इस अधिकार को समाप्त कर दिया था। खैर, नेपोलियन पर मैं बात करूं तो एक अलग सा वीडियो बन सकता है जिसपे नेपोलियन के बारे में सारी कहानी हो। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एक कहानी की तरह मैं आपको बता दूंगी किसी वीडियो में कि नेपोलियन के बारे में, उसकी पूरी जीवन लीला कह सकते हैं, है ना। तो ओके, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।